ज़माने की कसम, तमाम इंसान खसारे में है, सिवाय उनके जो ईमान लाए, जिन्होंने नेक अमल किए, जिन्होंने एक दूसरे को हक की नसीहत की, जिन्होंने एक दूसरे को सब्र की तलकीन की। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल क़ादिरु अला अन यबअस अलैकुम अज़ाबम मिन फ़ौक़िकुम औ मिन तहति अर्जुलिकुम औ यल्बिसकुम शियअन व युज़ीक़ बअदकुम बअस बअद उन्ज़ुर कैफ़ नुस्सर्रिफ़ुल आयाति लअल्लहुम यफ़क़हून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़माना गवाह है और मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद हसीब असलम। आज मैंने आपके सामने सूरत अनआम की एक अहम आयत जो तिलावत की है, इसका तर्जुमा कुछ इस तरह है कि फरमा दीजिए कि वो अल्लाह इस बात पर कादिर है कि अज़ाब भेजे कोई तुम्हारे ऊपर से या तुम्हारे पाँव के नीचे से, या तुम्हें मुख्तलिफ़ ग्रोहों में तकसीम कर दे और एक दूसरे की ताकत का मज़ा चखा दे। देखिए तो सही कि हम किस तरह अपनी आयात फेर फेर कर इनके सामने बयान करते हैं ताकि ये समझ बूझ से काम लें। नाज़रीन, अगर हम अपने पाकिस्तान के मसाइल को देखें तो वो इस आयत के मिस्ताक नज़र आते हैं। हम पर बहुत से अज़ाब आते रहते हैं हमारी अपनी बदअमानियों की वजह से, लेकिन एक अज़ाब जो है वो हम पर एक, अगर हम तारीख़ को देखें तो ऐसा महसूस होता है कि मुसलसल हम पर आया पड़ा है, और वो ये कि हम कौमी तौर पर एक इंतशार की कैफियत में ही रहते हैं हर वक्त, और हम ख़ुद भी रहते हैं और दुश्मन भी इससे फ़ायदा भी उठाता है और इसको बढ़ावा भी देता है। और अभी हाल ही में भी हमने देखा है कि एक बड़ी एक तारीख़ी किस्म की सियासी कशीदगी और एक अफरा तफरी का सा आलम रहा है पिछले हफ़्ते में। तमाम जितने भी मुल्क मिल्लत के बही ख़्वाह हैं वो बड़ा परेशान रहे हैं इस मामले पर। तो आज हम इस पर तफसील से बात करते हैं कि जो 2-3 दिन में एहतजाज का मामला हुआ, फिर उस पर क्रैकडाउन का मामला हुआ, फिर पकड़ धकड़ और गिरफ़्तारियाँ और ये सब मामलात रहे, फिर कुछ लोग वहाँ पहुँचे और उसके बाद फिर धरने का एक इख्तिताम का अमल सामने आया हमारे। इस पर हम तफसील से बात करते हैं। इसके लिए आज हमारे पास मौजूद हैं जनाब अयूब बेग मिर्ज़ा साहब, मरकज़ी नाज़िम नशर और इशाअत तंज़ीम इस्लामी, और उनके साथ मौजूद हैं जनाब रज़ा उल हक़ साहब, रिसर्च स्कॉलर तंज़ीम इस्लामी। अच्छा बेग साहब, आपसे मेरा एक सवाल है बड़ा अहम, उसके 2 रुख हैं। एक तो ये कि मुल्की तारीख़ में माजी में कई लॉन्ग मार्च और एहतजाज होते रहे, और अगर हम माजी बईस से अब तक एहतजाज देखें तो कौन से एहतजाज जो हैं वो कामयाब हुआ करते हैं और कौन से नाकाम हुआ करते हैं, एक अलग एक बहस है, आप इस पर अक्सर रोशनी डालते रहे हैं। लेकिन अभी माजी करीब में अगर हम देखें तो जो एहतजाज हमें सामने आते हैं, जो पिछले 3-3.5 साल थे, ये तो हर दूसरे माह एक एहतजाज और एक लॉन्ग मार्च है और कोई धरना या कोई इस तरह के मामला चलते ही रहे हैं। तो हमने देखा कि बड़ी खुली इजाज़त और आज़ादी से ये मामला चलते रहे। इस दफ़ा अचानक से क्या ऐसा मामला पेश आया कि इस कदर सख्ती करनी पड़ी हुकूमत को और आहनी हाथों से लेना पड़ा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, हम अगर पाकिस्तान की सियासी तारीख़ का मुतालिया करें तो बावजूद इसके कि बहुत से हमें ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो मायूसी की है, लेकिन एक बात आप तस्लीम करेंगे कि बहरहाल पाकिस्तान जो है वो सियासी हवाले से जमहूरियत की तरफ काफ़ी हद तक बढ़ा है। पहले ये चीज़ें बिल्कुल नाकाबिल कबूल थीं, एहतजाज, धरने वग़ैरह, लेकिन बाद में जब पाकिस्तान के जमहूरियत आहिस्ता आहिस्ता ख़ास तौर पर अयूब खां के मार्शल लॉ के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, उससे पहले अयूब खां के दौर में बड़ी सख्ती थी इन मामलात में, लेकिन बाद में अयूब खां के मार्शल लॉ के बाद जब कुछ मामलात आज़ादाना तौर पर होने हुए, लोगों ने सियासी बयानात भी देने शुरू हुए और मुजाहरे और जलसे जुलूसों का सिलसिला भी शुरू हुआ, तो आहिस्ता आहिस्ता जमहूरियत ने किसी हद तक पाँव यहाँ जमाए हैं। इसमें कोई जमहूरी हकूक़ का एक तस्वर सामने आया है। मिसाल के तौर पर अगर इससे पहले अगर एक लॉन्ग मार्च की थी जो बेनज़ीर के दौर में हुई थी, तो उसमें नवाज़ शरीफ ने बड़े सख्त इक़दामात किए थे और जो भी थे कम्युनिकेशन के ज़राए सब बंद कर दिए। लेकिन फिर उसके बाद जब 2014 में इमरान खान ने नवाज़ शरीफ ही के दौर में धरना दिया तो नवाज़ शरीफ का रवैया काफ़ी बेहतर था, काफ़ी जमहूरी था। इसमें मीडिया का भी कुछ रोल है? यकीनी तौर पर मीडिया का भी रोल है, और फिर ये है कि जमहूरियत इस तरह गालिब आती चली गई हम पर भी
कि हमारे पास कोई और रास्ता ना रहा कि वो सब दरवाज़े, वो सब आप कहें दरवाज़ों के साथ साथ सारी खिड़कियाँ दरीचे सब हम खोलें, कि उसके बाहर गुजारा नहीं था, इसलिए कि दुनिया उस तरफ जा चुकी थी। यानी कि हम सियासी हबस जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। अब तो फिर उसी नवाज शरीफ के दौर में इमरान खान ने जो धरना दिया उसमें कोई रुकावट नहीं डाली गई, इसमें कोई, और इसीलिए इमरान खान जो है वो 126 दिन जो है वो इस्लामाबाद में बैठा रहा। जी बेसिक यही सवाल है कि जब तब इतना मसला नहीं था तो इस दफ़ा क्या मसला हो गया? उसके बाद बहुत धरने हुए, मौलाना फजल रहमान ने भी किया, वो भी 15-20 दिन बैठे रहे, कोई मामला नहीं हुआ, कोई तशद्दुद नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद बिलावल ने अब हाल ही में किया, कोई ऐसी बात नहीं हुई। इस दफ़ा जो हुआ है मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी एक गलती हुई है मौजूदा हुकूमत से, कि उन्होंने क्या होता, ज़रा अंदाज़ा कर लीजिए क्या होता अगर लोग आ जाते, जितने आए हैं उससे 10 गुना ज़्यादा आ जाते, क्या हो जाता? आपके लिए बड़ा आसान काम था कि आप जो रेड जोन था, जिसे रेड जोन कहा जाता है इस्लामाबाद का, उसको मुकम्मल तौर पर महफूज कर लेते, उसको मुकम्मल तौर पर आप बंद कर देते, उस तरफ कोई ना आ सकता। जिस तरफ सुप्रीम कोर्ट है, जिस तरफ डिप्लोमेट्स ख़ास अदारे हैं, उसको मुकम्मल तौर बंद कर देते, कोई उस तरफ ना आ सकता। बाकी इस्लामाबाद में क्या हो जाना था, 1 दिन 2 दिन बैठ कर लोगों को वापस जाना पड़ना था, धरने ज़्यादा देर नहीं दिए जा सकते। लेकिन बेग साहब देखें, अगर फ़र्ज़ करें वाकई उतने लोग आ जाते, एक समुंदर किसी कैफियत बन जाती, अगर बिल्कुल रुकावटें ना होती, तो अभी तो सारे ये कहते हैं कि अगर रुकावटें ना होती तो बहुत ज़्यादा पब्लिक आती, अगर उतनी ज़्यादा आती तो फिर अगर बात सैलाब किसी हो जाती है और अगर बहाव जो है वो कंट्रोल में ना रहता तो फिर क्या करती हुकूमत? क्या करते वो, इतना बड़ा लोगों का होता, क्या को मारदार करते, या ये तो रखते हैं, या आप वो को हमले करने शुरू कर देते? यकीनन नहीं, लोगों ने वापस चला ही जाना था, ऐसा कोई मसला नहीं था। उन्हें ये तरीका रवा नहीं रखना चाहिए था कि औरतों को मारा जाता, शेलिंग होती, लाठी चार्ज होता। तो इस सारे जो भी खलबली मची है और पुलिस ने भी तशद्दुद किया है, और ऐन मुमकिन है कि मुजाहिरीन में से भी कुछ ने तशद्दुद किया हो, क्योंकि पुलिस वाले भी मरे हैं। तो इसका मतलब है कि ये चीज़ ना होती, दोनों तरफ से लोग जाम बहक ना होते। देखिए ना, जिस घर का बंदा मर गया उसके लिए तो क़यामत आ गई ना। तो लिहाजा हमें इस सूरत हाल से, हर हुकूमत को, कोई हो, किसी की हुकूमत को इस सूरत हाल से बचने की ज़रूरत है। अच्छा, देखिए हुकूमत के पास 2 रास्ते होते हैं ना। एक जो होता है कि वो सबको इजीली आने दे, जब वो सारों को आने देती है, फिर वहाँ अगर फ़र्ज़ करें इतनी अवाम इकट्ठी हो जाती है जो किसी से कंट्रोल में नहीं रहती, अब वो अपने मुतालबात एक से बढ़कर दूसरा, दूसरे से बढ़कर तीसरा रखना शुरू कर देते हैं। फिर आपको पता है माजी में PTV पर जिस तरह मामलात हुए, PTV पर हमले के लोग हवाले देते रहते हैं, फिर इस तरह की और चीज़ों के हवाले देते रहते हैं। एक तरफ ये कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाती है, दूसरी तरफ अगर फ़र्ज़ करें वो टाइम से पहले ही बेस्ट डिफेंस इज ऑफेंस की पॉलिसी बनाते हुए वो पहले ही क्रैकडाउन शुरू कर दें तो बदनामी मोल लेते हैं। तो इन दोनों में से आप क्या समझते हैं कम नुकसान? देखें, जब वो PTV पे हमला हुआ था उसमें गलती ये थी ना कि मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये जो रेड जोन है इसकी मुकम्मल हिफाजत होनी चाहिए। इस तरफ किसी सूरत किसी को आने की इजाज़त, इसको तो आइनी दीवारों से बंद कर देना चाहिए ताकि डिप्लोमेट्स भी, बाहर के लोग भी महफूज रहें। उसके अलावा अगर लोगों को क्या ज़रूरत है कि आम शहरियों को नुकसान पहुँचाए, और आम शहरियों को नुकसान पहुँचा कर उनको क्या फ़ायदा होता? क्या कहने का मतलब ये है कि अब भी तो आखिर में फ़ौज को ही बुलाया गया रेड जोन की सिक्योरिटी के लिए, तो वो पहले ही बुलाया जाता है। रेड जोन की सिक्योरिटी बड़ी ज़रूरी है, उसको उनको कह दिया जाता। इसी तरह देखें, जब जमीयतुल उलमा इस्लाम फजल रहमान के रैली आई थी, जो भी उसको कहते हैं, उन्होंने धरना दिया था तो उनको एक जगह दे दी गई थी, उनको आने दिया गया था। वो सखर से चले थे और सखर से चलकर वो यहाँ तक पहुँचे, कोई रुकावट नहीं, और उनको एक साइड दे दी गई, उनको बता दिया गया कि आप इधर जाए, तो मसला हल हो गया। अब भी ये हो सकता था। मैं कहता हूँ रेड जोन के अलावा भी अगर कोई सेंसिटिव इलाके थे तो उनकी मुकम्मल हिफाजत अलग तौर पर की जा सकती थी। ये हरकतें करने की ज़रूरत नहीं थी। मैं समझता हूँ जब आप किसी गलत आदमी का चुनाव कर ले तो हुकूमत अच्छी भी हो तो उसका नतीजा गलत करता है। मेरे ख्याल में वज़ीर दाखिला का चुनाव करना एक ऐसे आदमी का जिसकी रेपुटेशन बहुत ख़राब है, इस हवाले से ये एक बहुत बड़ी गलती थी। ठीक है। अच्छा रज़ा साहब, ये कुछ सियासी लीडर और तज़िया निगार ये अंदेशा ज़ाहिर कर रहे थे और अभी भी करते हैं कि ये जो सारी अनारकी थी इसका असल मकसद ये था कि पाकिस्तान के साथ भी वही सब कुछ किया जाता है जो श्रीलंका में हो रहा था। देखें भी माजी करीब में श्रीलंका से जब कुछ वीडियोस वगैरह हमारे सामने आई हैं तो दिल दहला देने वाले वाक़यात वहाँ सामने आए हैं।
तो उस तरह की अनारकी अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पैदा हो जाती तो वाकई दुश्मन जो है वो तो बड़ा खुश होता है, अगरचे हमारा तो बेड़ा गर्क हो जाता है। तो आप इसमें कैसा समझते हैं कि वाकई ये दुश्मन की चाल के तौर पर आपस में लड़ाने की कोशिश की गई थी और श्रीलंका वाले हालात पैदा होने का कुछ अंदेशा आपको नज़र आता था कि नहीं, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जैसा कि आपने जिक्र किया सवाल में कि कुछ तजिया निगार और कुछ इवन पॉलिटिकल पार्टीज़ के, मिसाल के तौर पे पीटीआई की तरफ से भी कुछ लोगों ने जिक्र किया कि खदशा है, अंदेशा है कि पाकिस्तान में श्रीलंका वाले हालात बन सकते हैं। अब उसका तनाजुर क्या था उसकी बाद में बात करते हैं, लेकिन जहाँ तक अमरीका का इस हवाले से ताल्लुक़ है कि अमरीका पाकिस्तान को कमज़ोर से कमज़ोर करना और यहाँ पे खाना जंगी में इन्वॉल्व करना, ये कब से कोशिश कर रहा है, तो हमें सबको मालूम है कि जब वो इराक में, अफ़गानिस्तान में, सीरिया में, लिबिया में, जहाँ जहाँ भी वो कोशिश करता रहा, उसकी ये कोशिश भी थी कि पाकिस्तान में भी सिविल वॉर क्रिएट की जाए बड़े अरसे से। अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी आवाम, हमारी सियासी मजहबी जमातें, हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो सब इस मामले में एक पेज पे रहे हमेशा, और इसमें हमने दुश्मन की जितनी भी उनकी चालें मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ आपस में लड़ाने के लिए उन्होंने कोशिश की, हमने उनको नाकाम बनाया। इवन यहाँ तक बात आई कि ये 2019 में अमेरिका की जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी थी उसमें यूक्रेन और पाकिस्तान को ब्रैकेट किया गया एक तरह से, कि जिस तरह यूक्रेन में मामला हैं पाकिस्तान में भी उस तरह की कोशिश की जा रही है और की जा सकती है मुस्तकबिल में। देखिए, इसमें जहाँ तक सियासत का ताल्लुक है, श्रीलंका वाले हालात का और मामलात का ताल्लुक है, ये हमें याद रहना चाहिए श्रीलंका में इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद पाकिस्तान से अगर अच्छी नहीं थी तो इतनी बुरी भी नहीं थी। अच्छा। यानी मिलती जुलती इकोनॉमीज, बड़ी इकोनॉमी पाकिस्तान की है, बड़ा मुल्क पाकिस्तान है, एटमी ताकत पाकिस्तान है, ये चीज़ें श्रीलंका में नहीं है। छोटा मुल्क है, इतना स्ट्रेटेजिकली अहमियत के हामिल जगह पे भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद फ़र्क जहाँ पे वाक़ होता है, मेजर फ़र्क वो ये था कि वहाँ पे एक ख़ानदान जो कि राजा पक्सास का ख़ानदान था, वो वहाँ पे 2007 से चलता आ रहा था, और उनकी जितनी भी अहम ओहदे होते हैं, चाहे वो हुकूमत के ओहदे हों, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट के ओहदे हों, चाहे वो इसके अलावा अदलिया के ओहदे हों, और इससे हट गए वो सब एक ही खानदान के अंदर चलते आ रहे थे। सिर्फ ये नहीं कि गवर्नमेंट के ओहदे, बाकी जो बहुत सारे और ओहदे हैं। इवन के वहाँ पे जो बड़े मीडिया हाउसेज हैं उनमें से भी 2 जो थे वो उनके हाथ में थे, और 3 या 4 वहाँ बड़े मीडिया हाउसेज थे और 2 उनके अपने कंट्रोल में थे। खानदान जो है वो उसकी पूरा एक जैसे क्लेप्टोक्रेसी कहते हैं ना, वो बनी हुई थी वहाँ पे, और वो वहाँ पे हालात बिल्कुल मुख्तलिफ थे। उसको पाकिस्तान से जोड़ना मुनासिब नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में जो हालात डेवलप हुए उसमें देखिए ये जो अदम एतमाद की तहरीक के बाद से मामला शुरू हुए, इसमें मैं ज़ाती तौर पर ये दयानतदारी से समझता हूँ कि दोनों फरीकैन का कसूर इसमें रहा है। अच्छा, अगर हम ये बात करते हैं कि जो आपकी रियासती मशीनरी है उसने एक एहतजाज चल रहा है उसके ऊपर सख्ती की, ठीक है, तो ऐसे मामलात हमने देखा है कि पहले आपके जो लॉयर्स मूवमेंट थी 12 मई को, उस दौरान भी हुआ। उसके बाद ये अभी हाल ही में ये जो मॉडल टाउन का वाक़या हुआ था उसमें भी हमें नजर आई। इवन ये जो पिछली जो हुकूमत की टीआरपी की उसमें जी टीएलपी तो हुआ ही, और टीएलपी का हम जिक्र अलग भी कर सकते हैं बाकायदा एक नाम लेकर कि टीएलपी के एहतजाज को जो इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं उन्होंने उनके ऊपर वो कार्रवाई सख्ती की। लेकिन साथ साथ ये कि ये जो साहिवाल का एक वाक़या हुआ था वो भी हमारे ज़हन में, ये बहुत मुख्तलिफ वाक़यात हैं। होता यह है कि रियासती मशीनरी का जब इस्तेमाल किया जाता है तो जैसा कि हमने इस मरतबा देखा एक हुकूमत की तरफ से अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। अगर माजी में जो रियासती मशीनरी को इस्तेमाल करने के जिम्मेदार थे उनको करार वाक़या सजा दी जाती तो आज ये मामला पेश न आते। हमने उनको खुलेआम छोड़ दिया आज तक मॉडल टाउन का, और मुझे नहीं लगता कि उसको कोई जल्द सजा मिलेगी। मॉडल टाउन में जो भी इन्वॉल्व थे लोग, इसी तरह उससे पहले देख लें जो 12 मई के वाक़े में इन्वॉल्व थे लोग, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन वो उनको सजा नहीं दी गई। तो इसलिए ये वाक़यात भी होते हैं। एक तो इस पूरे इशू का डायमेंशन कह लें वो ये वाली है। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि हमारी जो सियासी जमातें हैं मुख्तलिफ, उनकी टॉप लीडरशिप्स में कम अज़ कम पर्सनैलिटीज़ के अंदर उनके आप यूँ कह लें कि ज़ाती दुश्मनी तक की मामलात पहुँच चुके हैं, यानी बहुत सख्त बिटर एक दूसरे के खिलाफ हुए हैं। नहीं, आप समझते हैं कि श्रीलंका की तरफ हालात जा सकते हैं? मैं उसमें थोड़ा अर्ज करना चाहता हूँ इस चीज़ का कि ये चीज़ जो है ना फिर अवाम की तरफ भी रिफ्लेक्ट करती है। अच्छा, ठीक है, तो उसमें हालात जो है उस तरफ जाने के चांसेस होते हैं, हो सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले अर्ज की कि हमारी सियासी जमातें बड़ी समझबूझ के साथ आम तौर पे हमने पास्ट में देखा इन मामलात को टैकल करती रही हैं। अभी भी मैं समझता हूँ कि ये जो थोड़ा सा लॉन्ग मार्च या आज़ादी मार्च इसको कहते हैं लोग, इसके अंदर जो एट द एंड जाके जहाँ पे इख्तिताम हुआ है ये थोड़ा सा डिफ्यूज करने की सिचुएशन, और मेरे ख्याल में एक अच्छी चीज़ है कि कम से कम डिफ्यूज होने की सिचुएशन आ गई।
अच्छा, इस एंड पर तो अभी हम आते हैं, लेकिन बेग साहब अभी इन्होंने बात की आज़ादी मार्च की। देखें, बड़ी एक अजीब सी बात है कि हमें 75 साल हुए आज़ादी हासिल किए किसी न किसी सतह पर, लेकिन हम अब भी आप देखते हैं कि अभी माजी करीब में एक मार्च किया मौलाना फजल रहमान साहब ने, और उन्होंने भी उसका नाम आज़ादी मार्च रखा। अभी इन्होंने अपने 9 मार्च का नाम भी आज़ादी मार्च रखा। तो इसको आप किस तरह देखते हैं? एक बात। दूसरा ये कि कहने को जो आज़ादी मार्च है, फिर मुतालबा जो है वो सिर्फ यकनुकाती मुतालबा है कि दोबारा से इलेक्शन करवाए जाएँ। तो इन दो चीज़ों का आपस में कैसे जोड़ बनता है? पहली बात यह कि इन्होंने नाम रखा है हकीकी आज़ादी मार्च। ठीक है, सिर्फ आज़ादी मार्च नहीं, हकीकी आज़ादी मार्च। दूसरी बात यह है कि आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा कि ये नौबत क्यों आई, ये मार्च करना ही क्यों पड़ी। उनके मुताबिक, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे रहा, मैं उनका बता रहा हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। उन्होंने इसलिए ऐसा किया कि उनके मुताबिक एक सुपर पावर ने अंदरूनी लोगों के साथ मिलकर, दाखिली सतह पर कुछ लोगों को अपने साथ मिलाकर, एक सुपर पावर ने पाकिस्तान की हुकूमत को गिराया है, रजीम चेंज की है। और उनकी एक सुपर पावर की एक हिस्ट्री भी है रजीम चेंज करने की। तो अब सवाल ये है कि उन्होंने कहा, और उनका मतलब ये है कि अगर कोई बाहर की क़ुव्वत आकर हमारे अंदर के लोगों के साथ मिलकर हुकूमत बदल देती है, तो इसका मतलब तो यह है कि अभी हम आज़ाद ही नहीं हुए, अभी हम दूसरों के मोहताज हैं। अभी कोई क़ुव्वतें यहाँ ऐसी हैं जो अवाम की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ काम करती हैं, अवाम की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुकूमतें बदल देती हैं। लिहाजा उन्होंने उसका नाम हकीकी आज़ादी मार्च रखा। ये इशू तो हमारी तारीख में शुरू से नहीं चला आ रहा। वो सुपर पावर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसने हमेशा से ही नहीं अपना असर और रसूख यहाँ इस्तेमाल किया। तो इस दफ़ा क्या नई बात? नई बात ये थी कि वो हमेशा जिसे कहते हैं ना अंडर द टेबल, जिसे कहते हैं ना छुप कर, पोशीदा हो रहकर ये हरकतें करती हैं। लेकिन वो जिसे कहते हैं ना अंडर द टेबल काम करना, अंडर द कारपेट छुप छुपा कर करना, ऐसे होता था। ना वो मानते थे ना हम मानते थे कि ऐसा हुआ है, और काम चलता था। अब ये फ़र्क पड़ा है कि अब वो खुल्ला उन्होंने मुदाखलत की है और उन्होंने इलानिया की है, और उनकी चोट की है। और उसकी वजह है, एक तो वो सुपर पावर अब अपने आप को वो बहुत एरोगेंट हो गई है, वो बड़ी मुतकब्बर हो गई है, और बड़े बोलने में कोई आर नहीं होने कि। अब दूसरा ये कि हम कमज़ोर से कमज़ोर तर हो गए हैं, हम मफलूज मकरूज सब कुछ हो गए हैं। लिहाजा अगला कहता है मैंने इनके साथ ये बुरा सलूक किया है, ये इस काबिल है। ये मैं उनका मफहूम बता रहा हूँ, आप उनका अंदाज ऐसा है ये इसी काबिल है, हमने किया तो क्या हो गया, हमने इनको थप्पड़ मारा है। इनके ये थप्पड़ मारने से मेरा मुराद है कि इनको एक ऐसा दचका लगाया है जो कोई खुददार कौम बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन ये करेंगे। उन्होंने कहा था ना अमेरिकन अदालत में कि पाकिस्तानी कौम वो है जो अपनी माँ को भी भेज देती है। तो ये उन्होंने उसको, बल्कि उन्होंने फिर इसको रिपीट किया है। तो उन्होंने बताया है कि तुम बहुत कमज़ोर हो, तुम हमारे मकरूज हो, तुम मफलूज हो, लिहाजा हमने ऐसा किया है। तो ये एक फ़र्क वाक़या हुआ। पहले वो ऐसा नहीं करते थे, पहले वो छुप छुपा कर करते थे। और हमारे यहाँ का ये मामला है कि हमारे यहाँ भी हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस ये तस्लीम किया है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को, इनके अल्फाज में कोट कर रहा हूँ कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को संगीन धमकी दी गई थी। उन्होंने लफ्ज़ संगीन का इस्तेमाल किया है, यानी हमने माना कि हम इस तरह ज़लील और रुसवा हुए हैं। और उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान को यूं ज़लील और रुसवा किया। यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि अंदर के कुछ लोग इन्वॉल्व थे कि नहीं, साजिश हुई थी कि नहीं, ये तो बात तहकीकात के बाद साबित होगी। लेकिन इससे किसी हद तक मैं कह सकता हूँ कि उनके इस अंदाज ने जो है ना पाकिस्तान की कौमी गैरत को जो है ना जगाया है। अवाम जो एकदम उठे हैं, आपको मालूम है कि यही इमरान खान थे। महंगाई की वजह से इनकी हैसियत ये हो गई थी कि कराची में एक ज़मीनी इंतखाबात होते हैं और इनकी पोजीशन 5वीं आती है। आज कराची उनके लिए मारे खा रहा है, कराची की अवाम। वजह क्या है? इमरान की मोहब्बत नहीं है, अमेरिका के इस कहने पर अवाम का जाग उठना है कि अवाम कहती है अमेरिका हमें यूं ज़लील और रुसवा कर रहा है, साफ कह रहा है कि तुम हमारे गुलाम हो, तुम्हें वो करना पड़ेगा जो हम कहते हैं। इस बात में मैं साफ कहता हूँ वही इमरान खान है जिसे 3.5 साल इस कौम ने भुगता है, ये वही मांग है। लेकिन ये इमरान खान की मोहब्बत में नहीं हो रहा।
कौम उठी है, कौम जागी है। अल्लाह करे कि इसका एक मुस्बत नताइज निकले, यानी कि कौम के अंदर जो एक आरज़ू पैदा हुई है, जज्बा पैदा हुआ है, इसको सही रुख मिल सके, सही रुख मिल सके। ठीक है, यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि साजिश हुई नहीं हुई वो तो बात की बात है, लेकिन मुदाखलत अमेरिका ने भी कहा और हमने भी उसे तस्लीम किया कि मुदाखलत हुई है, वो साफ नजर आती है, रिटर्न ऑन द वॉल। तो इसका इंतखाबात के जो मुतालबा है उसके साथ क्या ताल्लुक है? देखिए ना, जाहिर है हर सियासी लीडर, सियासतदान सियासत में इसलिए आता है ना कि वो इक़्तिदार हासिल करे। हर सियासतदान जो है वक़्त का, हालात का और जो चेंज आए उसका फ़ायदा उठाता है। ख़ुद इमरान खान कहता है कि जब वो निकला है ईवान इक़्तिदार से तो उसके अल्फाज हैं कि मैं बिल्कुल अकेला था, कोई मेरे साथ नहीं था, और लोग हमेशा हुक्मरानों के निकलने पर मिठाइयाँ तकसीम करते हैं। वो खुद ही एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन ये तो फिर अल्लाह की करनी है ना कि क्या हुआ, किस तरह ये कौम बदल गई और उसको इस्तेमाल कर लिया इमरान खान ने, उसको अपने हवाले से। अब वो इंतखाबात का क्यों मुतालबा कर रहे हैं? ये इस तरह जुड़ती है बात कि वो कहता है कि मैं बरसरे इक़्तिदार आऊँगा तो तुम्हें गुलामी से निकालूंगा ना। यूं इसने उसको जोड़ा है, तुम गुलाम हो गए हो, दूसरों ने तुम्हें गुलामी में डाल दिया है, मैं आऊँगा तो। बल्कि वो यहाँ तक कहते हैं कि यहाँ एक बात मेरी वजाहत करने दें, मैं नहीं कहता कि वो आएगा तो पाकिस्तानी कौम गुलामी से निकल जाएगी। मैं कह रहा हूँ एक सियासतदान हालात का, वाक़यात का, सियासत का फ़ायदा उठाता है, वो ये फ़ायदा उठा रहा है कि मैं अब अगर आऊँगा, मैं अगर इंतखाबात जीतूंगा, अगर इंतखाबात होंगे तो वो आ सकेगा ना, मैं अगर इंतखाबात जीत कर दोबारा हुक्मरान बनूंगा तो तुम्हें अमेरिका के गुलामी से निकालूंगा। लेकिन वैसे बयानिए के तौर पर तो ये बात भी कही जाती है ना कि अगर इलेक्शन हो जाते हैं, अवाम अगर फ़र्ज़ करें खुद चूज़ कर लेते हैं उन्हीं हुक्मरानों को जो इस वक्त मौजूदा हुक्मरान है, तो फिर कोई मसला नहीं है। लेकिन बाहर के मुल्क के मुदाखलत के नतीजे में ना आए, बिल्कुल आप एक फ्री फेयर इलेक्शन करवाएं, उसके नतीजे में अगर अवाम इन्हीं को चूज़ कर लेती है तो फिर बेहतर। मैं समझता हूँ कि वाक़यातन अगर इलेक्शंस होते हैं, देखिए इलेक्शन के डायनामिक्स बिल्कुल अलग होते हैं और जलसों के बिल्कुल अलग होते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि क्योंकि इमरान खान के जलसे में बड़े लोग आ रहे हैं लिहाजा इमरान खान की इंतखाबात में जो जीत है वो यकीनी है, हरगिज़ नहीं कह सकते, इसलिए कि वो बिल्कुल ना सही, काफ़ी हद तक अलग चीज़ है इंतखाबात जो है। इंतखाबात के नतीजे में मैं समझता हूँ कि अगर इमरान खान के जो सियासी हरीफ है यानी मौजूदा हुकूमत, अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि अवाम बिल्कुल मुतमिन हो जाएगी और ये समझेगी कि वाक़यातन जो है वो जो बाहर की इंटरवेंशन की बात थी वो इतनी सही नहीं निकली, या उसने इम्पोर्टेड का लेवल जो है वो उतर जाए। अच्छा रज़ा साहब, इसमें एक अहम बात यह है कि एक तो है ना इमरान खान साहब का अंदरूनी मुल्क एक बयानिया क्रिएट करना, ठीक है, एक है उनका इंटरनेशनल लेवल पर बैरून मुल्क एक बयानिया क्रिएट करना, ये एक डिफरेंट रुख है तस्वीर का। अभी आप देखें कि आम तौर पर हमारे जहनों में यही तस्वर है कि देखें यहाँ जो भी हुकूमत आती है वो अमेरिका के आशीर्वाद से आती है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद से आती है। लेकिन अब अभी रिसेंट जो इंटरव्यू हुआ है अभी CNN में, उसमें भी आप देखते हैं कि एक तो है अवाम के सामने जलसों में कह देना कि अमरीकियों ने ऐसे कर दिया, अमरीकियों ने ऐसे कर देना, ये तो चले सारे कहते ही हैं, लेकिन CNN के इंटरव्यू में खुला के इस तरह कह देना कि डोनाल्ड लू को जो है वो आपको सैक करना चाहिए और उसने ऐसे किया और वैसे किया, आपको नहीं लगता कि थोड़ी सी इमेच्योर मूव है? इतना खुलकर अगर आप अमेरिका के सामने उसको इंटरव्यू देते हुए उसके एक न्यूज़ को आप इस तरह की बात करेंगे तो ये तो अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात नहीं है। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि हाल ही में जो CNN के साथ इंटरव्यू हुआ साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का, तो उन्होंने बहुत खुल के इस बात का इजहार किया। मैं ये दयानतदाराना तौर पे समझता हूँ कि उनके जहन में इसमें कोई इबहाम नहीं है कि ये साजिश हुई, और बाकायदा ताना बाना उन्होंने जोड़ा हुआ इस चीज़ का कि पहले मेरे खिलाफ एक साजिश हुई, यानी ख़त आया, उस ख़त के नतीजे में मेरे खिलाफ सारे जो मिल गए और मिलके मेरे खिलाफ उन्होंने ये एक पूरा चेन ऑफ इवेंट्स के तौर पे एक मामला किया, उसकी वजह से पहले से मामला चल रहा, यकीनन पहले से चल रहा, और तमाज़ के नतीजे में फिर ये है कि बाकी मुल्की इदारे भी मिले और फिर मुझे निकाल उनका पूरा बयानिया है। और वो इसके ऊपर यानी कि बहुत सारे मैंने आर्टिकल्स पढ़े, जिस तरह ये BBC के अंदर वुसअतुल्लाह खान जो हैं वो लिखते हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा हुआ था कि पैरानोया तक बात पहुंच जाती है कई मरतबा। अब मैं उससे एग्री नहीं करता कि पैरानोया है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि आम तौर पर मुल्कों की हिस्ट्री में कुछ ऐसे लोग आया करते हैं जो पॉपुलिस्ट कह लें, उनको पॉपुलिज्म की वेव के ऊपर आते हैं, लेकिन कई मरतबा वो जो एक आपका नॉर्मल मुल्क के अंदर रख रखाव की सियासत चल रही होती है वो उस बुत को पाश कर देते हैं का मसला। अच्छा।
अब उसमें आपने देखा अमेरिकन हिस्ट्री में हाल ही को सारा उखाड़ फेंकते हैं। अमेरिकन हिस्ट्री में माजी करीब में उसकी एग्जांपल ट्रम्प था। अच्छा, वो जितना रख रखाव था, जो बात कहने वाली होती थी वो मुंह पे कह देता था, जो नहीं कहने वाली होती थी वो, और ये सारी दुनिया तस्लीम करती है। इसी तरह ये इमरान खान के बारे में ये बात तो खैर सब जो भी उनके चाहे वो हमायती हैं या मुखालिफ हैं इस बात को तस्लीम करते हैं। कई मरतबा बहुत ज्यादा सोचे बगैर भी वो बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच से मुराद ये कि बहुत ज्यादा टू मच थिंकिंग, ओवर थिंकिंग जिसे कहते हैं, वो नहीं करते इन मामलात के अंदर कि ये क्या होगा, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हमारा क्या इंप्रेशन जाएगा, हमारे फ्यूचर के यानी 10 साल या 15 साल बाद के ताल्लुकात कैसे होंगे इस मुल्क के साथ। बहरहाल वो जो बात में होती कह रहते हैं, ये इसका एक एलिमेंट था, इसमें कोई शक नहीं। इमेच्योरिटी की बात फिर वो आई थी पॉपुलिज्म की वेव में। आजकल जो हम देखते हैं ऐसे सियासतदान भी होते हैं और उनमें से बहुत सारे कामयाब भी हुए हैं, अपने मुल्क को लेके आगे भी चले हैं। पॉपुलिज्म से मुराद आपकी ये है कि पब्लिक में जो चीज़ पॉपुलर है उस पॉपुलर मूव को एक लेकर चलना। दोनों चीजें होती हैं, या पब्लिक की पॉपुलैरिटी के मूव को भी लेकर चलते हैं, जैसा कि एक लहर चलती है। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अच्छा बेग साहब, अब ये जो सारा मामला था, ठीक है, इसमें बहुत से लोग कह रहे थे कि इस वक्त इतने शॉर्ट नोटिस पर वर्किंग डे में जो है वो एहतजाज की कॉल दी गई, उसके बाद फिर लोग निकले, क्रैकडाउन हुआ, इस पर हमने सारी बात कर ली, लेकिन लोग उधर पहुंच गए थे, लोग बर्दाश्त कर रहे थे, जो भी कर रहे थे, उधर वेट कर रहे थे डी चौक में, और इमरान खान साहब थोड़े ही फासले पर मौजूद थे। और कुछ देर पहले ही बात आने लग गई मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स पर कि भाई डील हो गई है और बात तय हो गई है, अब धरना धुरना कोई नहीं होगा, एहतजाज कॉल ऑफ हो जाएगा, लेकिन उसका इनकार किया जाता रहा, तरदीद की जाती रही। लेकिन जब इस्लामाबाद के अंदर आके डी चौक के बिल्कुल करीब आके फिर अल्टीमेटली इमरान खान साहब ने इस चीज़ को ब्रेक किया कि अब हम वापस जा रहे हैं और 6 दिन का टाइम दे रहे हैं और फिर दोबारा आएंगे अगर मसला हल नहीं होता। इस मूव को आप कैसे देखते हैं? कुछ कहते हैं कि वो उनको कहीं से धमकाया गया है और वो पीछे हट गए हैं, कुछ कहते हैं कि उन्होंने यू टर्न ले लिया, कुछ कहते हैं नहीं उन्होंने बड़ा मैच्योर मूव की है। तो आप इसको किस तरह देखते हैं? डॉक्टर साहब, बात ये है कि मेरी नज़र में इसमें कोई शक नहीं है कि वो शख्स सियासतदान नहीं है जो बहुत ही हार्ड लाइन इख्तियार करता है। सियासत में आपको किसी सतह पर फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ती है, दिखानी चाहिए। मेरे नज़दीक बड़े सग़ीर में सबसे ज़्यादा असूल पसंद अगर कोई सियासतदान गुजरा है तो वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना था। ठीक, लेकिन उन्होंने भी जब कैबिनेट मिशन को तस्लीम कर लिया तो इस किस्म की बातें हुई कि वो पाकिस्तान के मुतालबे से दस्तबरदार हो गया, कायद-ए-आज़म पाकिस्तान के मुतालबे से दस्तबरदार हो गए, उन्होंने यू टर्न ले लिया। तो ये बातें तो होती हैं, लेकिन उसमें देखने वाली बात ये होती है, ये बात सच भी हो सकती है, ये बात गलत भी हो सकती है, लेकिन कायद-ए-आज़म क्योंकि बहुत बड़े लीडर थे, बहुत बड़ी सियासी सूझबूझ रखते थे, उन्होंने ये कहकर अंग्रेज़ को रोक भी दिया कि वो कोई एक तरफा कदम उठाए, और दूसरी तरफ से जो ही पंडित नेहरू के मुंह से जुमला निकला उन्होंने वापस वही पहले वाला स्टांस इख्तियार कर लिया कि अब मुझे तो नहीं पता कि इमरान खान ने जो ये कहा कि 6 दिन के बाद मैं दोबारा कॉल दूंगा, वो किसी हिकमत अमली का नतीजा है, वो बैक डोर में किसी मफाहमत या कोई सियासी हम आहंगी किसी सतह पर हुई है, मैं ये नहीं कह सकता। लेकिन इसमें सीधी सी बात है कि अगर वो 6 दिन के बाद कोई और फ़र्ज़ कीजिए कि मौजूदा हुकूमत 6 दिन का दिया, 10 दिन का लिए, 12 दिन का लिए, 10-12 दिन में कोई इलेक्शन का ऐलान नहीं करती, तो ये फिर समझा जाएगा कि इमरान खान बुरी तरह पसपा हुए हैं और वो अपने नहीं हासिल कर सके जो उनके हदफ था। देखिए 6 दिन की जो बात है ना, वो मुझे मालूम है कि दूसरा फ्रीक ये नहीं करेगा ताकि उस पर ये इल्ज़ाम ना आए कि जो दूसरे ने अल्टीमेटम दिया था उसने कबूल कर लिया। तो 6 दिन ना सही 8 दिन 10 दिन में भी अगर कबूल कर लेते हैं तो फिर ये समझा जाएगा कि ये एक हिकमत अमली थी, ये एक नतीजा था, उन्हें बताया गया था, उन्हें समझाया गया था कि इस तरह खून रेजी हो जाएगी, पाकिस्तानियों का खून चला जाएगा, नुकसान होगा। लेकिन भाई साहब अगर वो अभी वापस ना जाते तो आप क्या देखते हैं आगे क्या होना था? अगर फ़र्ज़ करें वो कहते हैं हमने धरना देना, तो बात किस तरफ जाती? देखिए जी, बात तो ख़राबी की तरफ ही जानी थी ना। फिर यकीनी तौर पर हुकूमत उस धरने को, जो ख़ास तौर पर वो कह भी रहे थे कि वो रेड जोन में होगा, तो उसका क्या नतीजा निकलना था? हुकूमत उस धरने को बर्दाश्त तो नहीं कर सकती थी, हुकूमत ने तो ताकत का इस्तेमाल करना था, और उनके कारकुनों ने जिस तरह की, मैं सही लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, जुर्रत और पामर्दगी का इजहार किया पिछले 2-3 दिन में, मैं समझता हूँ उन्होंने भी चाहे खाली हाथों से मुकाबला करते, उन्होंने भी मुकाबला करना था, जिसका नतीजा ये निकला टकराव की कैफियत, शदीद टकराव। अल्लाह करे, अल्लाह ने बचा ली है, अल्लाह मुस्तकबिल में भी बचाए, ऐसी सूरत हाल ना पैदा हो। लिहाजा अगर
6 दिन के या 8 दिन के 10 दिन के अंदर ये इलेक्शनों का ऐलान हो जाता है, और वो चाहे सितंबर अक्टूबर, वैसे तो 3 माह से 4 माह से पहले इलेक्शन को हो भी नहीं सकता, लेकिन ऐलान तारीख का ऐलान हो जाए, लेकिन उसमें 3 माह तो लाजमी होते हैं ना इलेक्शन की तैयारी के लिए। फिर ये नहीं कहना चाहिए कि उसकी जीत हुई या उसकी जीत हुई, मैं समझ कि मुफाहमत हो गई, दो कौम की जीत हुई, कौम की जीत, बच बचाव हो गया। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को, अहले पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को एक दूसरे की खून रेजी करने से बचा लिया है, तसादम से पाकिस्तान बच गया है। दुश्मनों को जो खुश करने का मामला नज़र आ रहा था उसमें बचाव हो गया और पाकिस्तान की सिक्योरिटी का मसला हल हो गया। अच्छा रज़ा साहब, अभी बेग साहब भी बात कर रहे थे कि अल्लाह ताला ने बचा लिया। देखिए अल्लाह ताला ने तो बचा ही लिया, अल्लाह ताला तो हर दफ़ा हम पर नज़र करम फरमाता ही है, लेकिन हम भी तो कोई कसर नहीं छोड़ते ना। और इस दफ़ा भी अगर आप देखें तो हमने तो पूरी तदबीर की ना। आप क्या देखते हैं कि जहाँ बादशाहतें होती हैं या जहाँ आमरीत होती है, वहाँ तो पुरअमन एहतजाज जो है वो अवाम का हक़ एक लिहाज से नहीं समझा जाता, उसको तो एक ऑप्शन के तौर पर समझा ही नहीं जाता। लेकिन जमहूरी जो हकूक़ का दावा करने वाले जो ममालिक हैं उनमें तो इसकी आज़ादी होती है और करना भी चाहिए। लेकिन आप क्या सोचते हैं कि वो कौन सी रेड लाइंस हैं, वो कौन से ख़तरे की बातें हैं, जब हम वो क्रॉस कर देते हैं तो सिचुएशन जो है वो इस तरह की हद तक पहुँच जाती है? जी डॉक्टर साहब, इसमें 2-3 चीज़ें उनका जिक्र करना चाहूँगा मुख्तसरन। पहली बात तो ये है कि तंजीम इस्लामी के बारे में हमें क्लियर होना चाहिए कि तंजीम इस्लामी नज़री सियासत में बिलीव करती है, और जहाँ तक अमली सियासत का ताल्लुक उसमें सिर्फ इनकलाबी सियासत में। इंतखाबी सियासत में हम बिलीव नहीं करते, लेकिन उसके ऊपर तबसरा ज़रूर करते हैं, ठीक है। तो ये हम जो बात कर रहे होते हैं उसमें ये मतलब नहीं होता कि हम उसका बाकायदा हिस्सा बने हुए हैं अमली तौर पर इंतखाबी सियासत का। देखिए जहाँ तक बादशाहतों का, आमरीतों का, थियोक्रेसीज़ का भी ताल्लुक है, जहाँ पे मजहबी पेशवाओं की हुकूमत बनी हुई है, वहाँ पे आमतौर पे सख्ती बहुत होती है, और सख्ती की वजह से उनके पास गुंजाइश नहीं होती एहतजाज की या किसी और चीज़ का मौका देने की। तो जैसे भी हमने देखा हिस्ट्री के अंदर पाकिस्तान के अंदर तो बहरहाल जो एक जमहूरी अमल है या एक जमहूरी सिस्टम है वो वैसे तो शुरू से ही है, दरमियान में मार्शल लॉ आते रहे, लेकिन यह है कि अब कुछ अरसे से जमहूरी हुकूमत और जमहूरी अमल ही चलता आ रहा है, एक तसलसल नज़र आ रहा है। और पाकिस्तान में जब भी माजी में भी चाहे वो माजी बईद की बात हो, जब भी इस तरह के कशीदा हालात मुल्क को पेश आए, तो बानी तंजीम इस्लामी डॉक्टर इफ्तार अहमद रहमतुल्लाह अलैह भी यही एक बात किया करते थे कि जब तक इस्लामी निज़ाम कायम नहीं हो जाता या उसकी जदोजहद करने के लिए हम उस पोजीशन में नहीं आ जाते कि हम वो जदोजहद करके उसको रूबा अमल करने की तरफ जा सकें, उस वक्त तक बेहतर यह है कि आमरीत से बचा जाए और जमहूरी निज़ाम जो है उसको तसलसल के लिए इलेक्शन करवा दिया जाए। बड़ी सिंपल सी बात थी। अब जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि एहतजाज और उसका तरीक़ाकार, देखिए हमारा आइन के आर्टिकल 8 से लेके 28 तक ये सारे बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतल्लिक हैं, और इसके अंदर एहतजाज की आपके पास राइट मौजूद है आइन के अंदर आपके। हम पार्लियामानी निज़ाम जो है वो बरतानिया से लेते हैं। बरतानिया में एहतजाज के लंदन के अंदर हाइड पार्क में लोग अक्सर करते रहते हैं। ये बड़ा मशहूर, जब इराक के ऊपर जंग का ऐलान किया था उन्होंने और बरतानिया ने साथ दिया था अमेरिका का, तो 1 मिलियन लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए थे, उन्होंने एहतजाज किया था उस चीज़ का, तो वहाँ पे इस चीज़ का भी उनको इजाज़त मौजूद होती है। लेकिन सब 2 बातें हैं ना, एक है एक पार्क बना दिया, आप उसके अंदर जाके डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, अपना एहतजाज मुजाहरा करते हैं, बस। एक होता है अगले को प्रेशर डालना, अगले के ऊपर दबाव डालना कि जो हम कह रहे हैं वो बात मानो। इन 2 चीज़ों में फ़र्क है। अब अगर फ़र्ज़ करें वेस्टर्न सोसाइटीज़ में आप देखें, वहाँ अगर फ़र्ज़ करें इतने ज़्यादा लोग आकर सिर्फ मुजाहरा भी कर दें तो एक अखलाकी दबाव सामने वालों पर पड़ता है। यहाँ मामला और है, यहाँ तो जब तक जो है वो दबाव डाल के पूरी तरह अगले को मफलूज करने की तरफ बात नहीं जाती तो कोई बात सुनता नहीं। तो यही मैं अर्ज़ करने लगा था कि जिस तरह के बरतानिया के अंदर दूसरा कानून जो 18वीं सदी के आगाज़ से गालबन उनकी रवायात होती हैं, मतलब बरतानिया के अंदर कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन उस तरह से मौजूद ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे कॉमन लॉ की बेसिस पे चलता है। रवायत वहाँ पे ये है कि जब भी अदम एतमाद की तहरीक पेश हो जाए और कामयाब हो जाए तो उसके बाद ये नहीं कहा जाता कि मुद्दत पूरी की जाए असम्बलियों की, उनको डिसॉल्व करके नए इलेक्शन की तरफ चले जाते हैं। वहाँ पे ये रवायत है और हमेशा वहाँ पे होता है। दरम्यान में एक वक्फा आया था 2011 से लेकर 2021 तक, जब उन्होंने इसको मौकूफ कर दिया था, बंद कर दिया था, कानून साजी के खिलाफ कर दी थी, यानी मुद्दत पूरी की जाएगी। और उसमें उन्होंने बहुत सारे मसाइल का सामना किया, कोई ताकतवर हुकूमत भी नहीं रह सकी उस दौर के अंदर, फिर ब्रेक्जिट के मामलों में बहुत सारी उनको मुश्किलात आई, यहाँ तक कि 2021 में दोबारा उन्होंने वापस उस कन्वेंशन को जिंदा कर दिया, एक तरह से यूँ कह लें। अब जहाँ तक इस चीज़ का कहने का मतलब ये है, मैं ये समझा हूँ कि ब्रिटिश जो डेमोक्रेसी है जहाँ से हमने हासिल किया, वहाँ सिचुएशन ये है कि एक इलेक्शन हुए, एक पार्टी ने हुकूमत बनाई, अब फ़र्ज़ करें टर्म पूरे होने से पहले ही उसके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आ जाती है, तो बजाय इसके कि वो जो लेकर आए हैं वो बनाएं,
हुकूमत, और जो उतरे हैं वो फिर उनकी टांगे खींचते रहे और फिर अफरा तफरी ही पड़ी रहे, इसकी बजाय वो फिर से डिसोल्व करके दोबारा से पब्लिक की तरफ चले। एग्जैक्टली 100%। उसकी रीज़न बड़ी सिंपल है, जिसने आपने जिक्र किया कि वो चाहते हैं कि ये तसलसल भी रहे और जो है वो आपकी सिचुएशन ऐसी इंतशार ना पैदा हो। इंतशार नहीं पैदा होगा तो आपकी सियासी तौर पे भी अमन अमान रहेगा, आपके मुल्क में वैसे जो अमन अमान होता है वो भी रहेगा, आपके इकोनॉमिक तरक्की भी हो जाएगी और ये मामला चलते रहेंगे। और फिर ये कि एट द एंड ऑफ द डे जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम जो है या जमहूरी सदारती निज़ाम भी हैं, उनमें आपने जाना तो अवाम के पास रजू तो नहीं से करना है। लेकिन आप इससे एग्री करेंगे, इसको अप्रिशिएट करेंगे कि इस बात में बहुत बड़ा किरदार उनकी टू पार्टी सिस्टम का भी है। उनकी 3 पार्टी सिस्टम है, 2-3 पार्टीज है ना, हमारी तरह तो नहीं ना कि दर्जनों के हिसाब से पार्टीज, बड़ी पार्टीज इधर से उधर फुदकते रहे मामला। बड़ी पार्टीज वहाँ पे पहले 2 होती थी, अब तीसरी लिबरल डेमोक्रेट्स भी मौजूद हैं। इसके अलावा छोटी पार्टीज हैं, ग्रीन पार्टी है, आपकी इंडिपेंडेंट पार्टी वगैरह। अच्छा। लेकिन इसके बावजूद इस चीज में देखिए इस वक्त जो सूरत हाल है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। 2 बड़ी पार्टियां पाकिस्तान में, एक PTI, मुस्लिम लीग नून, सब एग्री करते हैं इस बात से। मामला यहाँ तक पहुंच चुका हुआ है कि दोनों के जो डिसीजन मेकर्स हैं वो असम्बली के अंदर मौजूद नहीं है। एक तरफ हमारे इमरान खान साहब हैं, एक्स वज़ीर आज़म, असम्बलियों से इस्तीफा दे चुके हैं। दूसरी तरफ जो मुस्लिम लीग नून, उनके ज्यादातर डिसीजन या मोहतरमा मरियम नवाज ले रही हैं या नवाज शरीफ साहब लेते हैं। तो क्या बेहतर नहीं है इलेक्शन में चला जाए फिर, ताकि सब असम्बलियों के अंदर आए, डिसीजन मेकिंग वहां से हो जाए। ठीक है। अच्छा, एहतजाज के दौरान रेड लाइंस क्या होती हैं? रेड लाइंस का जहां तक जिक्र है तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान नजरियाती तौर पर एक इस्लामी रियासत है, ऑन पेपर तो कम अज कम है। तो 3 रेड लाइंस तो बेसिक हैं जिनको हम देख सकते हैं। बहरहाल उनकी फिर और शाखें वहां से निकल सकती हैं। नंबर 1, दीन के शायर के खिलाफ कोई चीज नहीं होनी चाहिए उस पर्टिकुलर लॉन्ग मार्च के अंदर। दीन के शायर के खिलाफ किसी चीज को अप्रूव करवाने के लिए लॉन्ग मार्च नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पे हम आमतौर पे औरत मार्च के खिलाफ क्यों बात करते हैं? इसलिए कि वहां पे एक जो शायर इस्लाम के खिलाफ एक चीज है उसको प्रमोट करने के लिए वो बात कही जा रही होती है। लेकिन देखिए रज़ा साहब, ये तो कॉज से रिलेटेड बात है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि उस एहतजाज के दौरान जो काम किए जाते हैं, जी उससे मुताल्लिक है। हाँ। देखिए, एक है उसका कॉज क्या है, जब कॉज ही ये है तो आप इसको इजाजत नहीं देंगे। ठीक है। इसी तरह वो कोई ऐसा कॉज जो कि मुल्क की सालमियत के खिलाफ हो, और हमारे लिए ये जिस तरह बानी मोहतरम डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि पाकिस्तान का मामला बड़ा खूबसूरत है मुसलमानों के लिए, पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए। वैसे जैसे एक पिंथ 3 काज, वो क्या है कि हमारे लिए दीन का मामला भी वही है, क्योंकि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना, इसलिए हमारी ममलिकत और मुल्क के हवाले से उसकी सालमियत के लिए काम करना, उसका मामला भी वैसी है, और हमारी उखरवी निजात भी उसके साथ मुंसलिक है, नत्थी की हुई है। तो ये 3 चीजें इसकी सालमियत हमारे लिए बड़ी जरूरी है। तो मुल्क की सालमियत के खिलाफ जो बात चल रही है, उस तरह के मार्च, वो भी एक रेड लाइन है जिसको क्रॉस करने नहीं जा सकता। और तीसरी बड़ी सिंपल सी बात है कि अमने आमा अगर बड़े पैमाने, छोटे पैमाने पर ऐसा नहीं कि एक आधा वाकया हो जाए, बड़े पैमाने पे हमने आना, बड़ी प्लानिंग के साथ अगर कोई डिस्टर्ब किया जा रहा है तो फिर उस तरह का मार्च की इजाजत। यानी किस्सा मुख्तसर कि आपने 3 रेड लाइंस हमारे सामने रखी हैं। एक ये कि वो दीन के खिलाफ ना हो, दूसरा ये कि वो मुल्क व मिल्लत के खिलाफ ना हो, और तीसरा ये कि वो अमन व अमान के खिलाफ ना हो, पुरअमन और मुनज़्ज़म अंदाज से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाए। ठीक है। अच्छा बेग साहब, अब आखिरी सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि देखें, ये तो अभी हम एक मुल्क की सियासी सूरत हाल की बात कर रहे थे ना, ये एक अलग बहस है, लेकिन इस सब के साथ देखें कि जब तक सिस्टम चल रहा है तो हम ये बहस कर रहे हैं कि भाई ये किस तरह चलना चाहिए, इसमें इलेक्शंस हो जाने चाहिए, इसमें ऐसे हो जाना चाहिए, तो सारी बहस है। लेकिन एक है कि तंज़ीम इस्लामी अपना एक मौक़िफ़ रखती है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला जब हमें तौफ़ीक़ देगा और अल्लाह ताला जब हमें इतनी हिम्मत और देगा और इतनी कबूलियत अता फ़रमाएगा हमें कि हम उस सतह पर पहुँचेंगे कि जब इस निज़ाम को तब्दील करने की बात आएगी, तब भी या उससे एक सतह पहले जब हम नहीं मुनकर की स्टेज पर जब कहते हैं कि हम किसी मुनकर को रोकने के लिए हम पुरअमन और मुनज़्ज़म अंदाज से एहतजाजी जो अपना तरीक़ाकार है उसको अख्तियार करेंगे, तो हम भी अपने जो आखिरी मराहल हैं उसमें पुरअमन और एक मुनज़्ज़म अवामी जद्दोजहद का ही हमेशा से कहते आए हैं। और ये भी कहा जाता है कि इसको इंट्रोड्यूस करने वाले बानी तंज़ीम डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह ही थे पाकिस्तान में। तो आप क्या समझते हैं कि मौजूदा हालात के तनाजुर में तंज़ीम इस्लामी के लिए क्या चीज़ें सीखने की हैं, हमारे लिए लेसन्स क्या हैं कि इस पूरी सिचुएशन से हम क्या सीखें? डॉक्टर साहब, बात यह है कि आपने बात जो की है उससे मुराद है, मैं समझ रहा हूँ कि आखिरी मरहले की बात आप कर रहे हैं। देखिए, आखिरी मरहले की बात करने से पहले हमें यकीनन अब एक जिसे कहते हैं ना दोहराना या रिपीट करना अपने अंदर कि पहले मरहल क्या है, एक किसी नज़रिए का अपने अंदर जिसे कहते हैं ना हैमर कर लेना। पहले तो वो होगा, आप तंजीम के साथ जुड़ेंगे,
यानी जमात वजूद में आएगी, फिर उस जमात की तरबियत होगी, और फिर ये 3 है पहले बुनियादी। यानी कि आप उस नज़रिए को अपने अंदर भी हैमर डाउन करेंगे और पब्लिक में भी इतना ज़्यादा प्रोपेगेट करेंगे, दावत करेंगे, तमाम हुज्जत करेंगे, मुख्तलिफ तबकात जो माशरे के हैं उन सब तक पहुँचाएँगे, तो उसका नतीजा रिएक्शन आएगा। उस पर लफ्ज़ इस्तेमाल किया करते थे बानी मोहतरम, पैसिव रेजिस्टेंस या सब्र महज। ये सब्र महज मुश्किल तरीन मरहला है इस लिहाज से कि दूसरा हाली, चाहे वो मुसलमान ही हैं, आपके साथ ज़्यादती कर रहे हैं और आप उसको बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन वो आप सिर्फ उस सूरत में बर्दाश्त कर सकेंगे जबकि दुनियावी चीज़ें आपके सामने नहीं होंगी। आपके सामने सिर्फ उखरवी फलाह होगी, नज़र तो, आखिरत पर, हाँ आखिरत पर नज़र होगी, तो आप सब कुछ बर्दाश्त कर सकेंगे। वगैरह जी तो यही चाहता है, जिसने मेरे सर में डंडा मारा है मैं उसके सर में 2 डंडे मारूं। लेकिन मेरे साहब आखिरत के अलावा दुनिया में भी कामयाबी को अगर हम देखें ना, दुनिया में कामयाबी का कारण वो किस है, वो हो भी सकती है, वो जो मैंने उखरवी फलाह की बात की ना, जरा इस बात को समझ लें, वो तो है यकीनी वाली बात, वो तो है ही, अगर आपकी नीयत ठीक है, खुलूस है, तो वो तो है ही। लेकिन जहाँ तक दुनियावी कामयाबी की बात है, उसमें तो आप यकीन से नहीं कह सकते ना कि आपको दुनियावी तौर पर भी कामयाबी हासिल होगी। जब आप इस सब्र का मुजाहरा करेंगे तो वो दुनिया जो आसपास आपके है वो कोई पागल नहीं है, वो गूंगी बहरी नहीं है, वो अंधी नहीं है, वो देख रही होगी कि कुछ लोग जो है जो सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि हम अल्लाह की ग़ुलामी इख्तियार करना चाहते हैं, हम अल्लाह का निज़ाम लाना चाहते हैं। तो फिर और आप मज़ीद देखें ना कि सिर्फ ये नहीं कि हम अल्लाह का निज़ाम चाहते हैं, बल्कि अल्लाह ताला के निज़ाम की जो इंटरप्रिटेशन है वो भी हम मुत्तफ़क़ अलैह इंटरप्रिटेशन के लिए हम खड़े हैं, हम कोई अपनी राय मनवाने के लिए नहीं कर रहे, जो उम्मत की एक मुत्तफ़क़ अलैह इंटरप्रिटेशन हम उसके लिए खड़े हैं। बिल्कुल, और उस निज़ाम को नाफिज करने के लिए, और फिर ख़ास तौर पर उसमें ये एहतियात भी करनी चाहिए कि हमें ऐसी चीज़ों को आगे लाना चाहिए जो उम्मत में मुतफ़िक़ल है। मिसाल के तौर पर सूद को बुनियाद बनाकर, मिसाल के तौर पर फहाशी और रियानी को बुनियाद बनाकर, कोई तबका कोई है वो फ़िरका ऐसा मुसलमानों का, ये अदल व इंसाफ की बात है, इंसानी हुकूक की बात है, तो ये चीज़ें सामने लाएँ तो फिर उसका नतीजा ये निकलेगा कि बहुत उम्मीद है। देखिए ये अपराइजिंग जो हुई है कोई मुतवक्को थी, और ये सिर्फ दुनियावी मामलों पे हुई है। अगर इसके साथ अल्लाह का मामला जुड़ जाए, अल्लाह के दीन का मामला जुड़ जाए, तो आप अंदाज़ा करें किस किस्म की अपराइजिंग हो सकती है। ऐसी अपराइजिंग हो सकती है कि एक ऐसा सैलाब आए कि वाक़ियतन नौबत ही ना आए किसी खून रेजी की। लेकिन ये है कि ज़ाहिर इनकलाबों में खून बहते हैं और कुछ ना कुछ हो जाए, लेकिन ये है कि ऐसी एक पब्लिक का सैलाब हो जो तमाम बातल को बहा कर ले जाए, ये मुमकिन है। लेकिन उसके लिए ये सारे मरहल जो मैंने शुरू में अर्ज़ किए हैं वो तय करने पड़ेंगे। और ख़ास तौर पर देखें, हमें ये भी देखना है, ये जो हाल ही में वाक़या हुआ है कि ये तहरीक इंसाफ जो मैदान में निकली है और उन पर तमाम रास्ते बंद कर दिए गए, बड़े बड़े कंटेनर खड़े कर दिए गए, फिर ये कि उन पर जो शेलिंग हुई, अगर वो दुनियावी मामले के लिए, दुनियावी इक़्तिदार के लिए कर सकते, तो मैं समझता हूँ एक दीनी जमात को अपने लिए इससे ज़्यादा बड़ा जहन बनाना चाहिए कि कुछ जुल्म भी हो जाए, हम खून देने के लिए तैयार हो जाएं, हम खून लेने के लिए तैयार ना हों। हम ये ना कहें कि जिसने हमें मारा है हम उसको जवाबी कार्रवाई करके उसको भी घर पहुँचा के आएंगे और उसी में फिर खामोश शख्सियत की हमायत हासिल होगी। यही एक राज है। फिर आप नहीं, वो लोग उठेंगे, वाक़तन इंसानी समुंदर होगा जिसमें ये सब कुछ बह जाएगा। यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि गैरों की ग़ुलामी से आज़ादी के लिए, अमेरिका की ग़ुलामी से आज़ादी के लिए अवाम के अंदर जो एक जज्बा बेदार हुआ है, अगर उसमें इतनी ताकत है तो अगर इसके साथ प्लस हो जाए अल्लाह ताला की ग़ुलामी में आना और अल्लाह ताला की बंदगी की खातिर कुर्बानी देना, तो उस जज्बे को फिर हम कई हज़ार गुना हम महसूस कर सकते हैं कि उस जज्बे का कितनी इंटेंसिटी हो जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अय्यूब बेग मिर्ज़ा साहब और बहुत बहुत शुक्रिया जनाब रज़ा उल हक़ साहब। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। हमने तफसीलात समझी इस पूरे माहौल की, इन पूरे हालात की। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मुल्की सियासी मामलात में भी एतदाल के साथ और एक सियासी बसीरत के साथ जो है वो चीज़ों को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, किसी भी असबियत से और किसी भी तंग नज़री से बालातर होकर, और इसके साथ साथ हमें अपने असल मिशन इस्लाम के ग़लबे के लिए कोशिश करने और उसके लिए भी अपनी जदोजहद के एतबार से सबक सीखते रहने की
तौफीक अता फरमाए। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। हमारा एड्रेस है media@tanzeem.org। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।